देखिए, आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है कि टुडेज़ बॉर्डर्स आर एज डिजिटल एज दे आर फिजिकल। ठीक है। आज सीमाएं जितनी भौतिक हैं उतनी ही डिजिटल भी हो चुकी हैं। साइबर घुसपैठ और डिजिटल जासूसी के प्रति भारत की कमज़ोरियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो साइबर इंट्रूजन्स होते हैं और डिजिटल एस्पियोनेज होती है, इसके लिए हमें इसको अच्छे से एनालाइज करना है। साथ ही साथ में हमें सजेस्ट करना है एक कोऑर्डिनेटेड, यानी कि एक समन्वित साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सॉवरेनिटी रणनीति, यानी कि डिजिटल सॉवरेनिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखो 21st सेंचुरी में जो बैटल फील्ड है ये एक्सपैंड हो चुका है फ्रॉम जोग्राफिकल बाउंड्रीज टू साइबर स्पेस। यानी कि अब सिर्फ जोग्राफिकल बाउंड्रीज तक लिमिट नहीं रह गई है। ठीक है, बैटल फील्ड की अब जो लड़ाई होती है वो साइबर स्पेस में होती है। और आज एक कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी होती है इसको मेजर किया जाता है सिर्फ उसकी टेरिटरी की सिक्योरिटी से नहीं, बल्कि उसका डाटा, उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में इंडिया जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो है ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है। और यहाँ पे इसीलिए जो है बहुत हाईली वल्नरेबल हो चुका है इंडिया। किसके लिए? साइबर इंट्रूजन्स के लिए। ठीक है। और हमारी जो डिजिटल डिपेंडेंस है उसकी वजह से हमें ज़्यादा ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था कि एनालाइज करो। तो देखो, इसमें हम अगर बोलें कि साइबर घुसपैठ और डिजिटल जासूसी के प्रति भारत की क्या क्या कमज़ोरियां हैं, तो सबसे पहले तकनीकी कमियां और अपर्याप्त प्रवर्तन है। ठीक है, जिसमें देखो धीमी जांच प्रक्रियाएं होती हैं, सज़ा की दरें कम होती हैं और साइबर अपराधों से निपटने में पारंपरिक पुलिसिंग की अक्षमता हमें देखने को मिलती है। और डीपीडीपी एक्ट जैसे कानून हों, लेकिन तब भी प्रवर्तन में हमें कमी दिखती है। ठीक है, इन्फोर्समेंट इनकी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। फिर ह्यूमन फैक्टर आएगा, तो खराब पासवर्ड प्रथाएं, फिशिंग के प्रति संवेदनशीलता और संगठ जो ये होती है ना, ऑर्गेनाइज साइबर परिपक्वता की कमी होती है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय स्वच्छता की कमी पैदा करती है, जिसे कोई फायरवॉल नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये ह्यूमन वाला फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। फिर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे कि देखो, चीन आधारित जो समूह होते हैं जैसे रेड एको द्वारा मुंबई पावर ग्रिड पर हमला किया गया और रक्षा नेटवर्क पर जासूसी के प्रयास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। तो यानी कि आप बताओगे किस तरह से इसकी इंटरनल सिक्योरिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी हम अभी पीछे हैं। फिर हम डाटा ब्रीचेस की बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा पर्सनल और गवर्नमेंट डाटा स्टोर जो होती है ना ऑनलाइन, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया डाटा ब्रीच का। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं, आपको ये बताना है। फिर हम बात करेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स की, जैसे कि पाकिस्तान और चीन करते हैं। ठीक है। फिर हम साइबर युद्ध का जो नया डोमेन अब खुल चुका है। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमीज़ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर स्पेस के थ्रू ये प्रहार कर रहे हैं। तो ये एक फिज़िकल बॉर्डर के परे एक तरीका है। ठीक है, वॉरफेयर का। तो ये आप बात करोगे। फिर अब बात करोगे कि एक समन्वित साइबर सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भारत की। तो सबसे पहले नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होगा, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे, यानी कि स्ट्रेंथन करेंगे उसको। और एआई में इन्वेस्ट करना, क्वांटम कंप्यूटिंग, हार्डवेयर सिक्योरिटी, और साथ ही साथ में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना। फिर आएगा ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा कि साइबर हाइजीन ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी, पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा, फिशिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, है ना। तो ये आपको मेंशन करना है। फिर आप स्ट्रॉन्ग लॉ एंड एनफोर्समेंट की बात करोगे कि देखो, जो डीपीडीपी एक्ट आप लेके आए हो, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो लेके आए हो, तो वहाँ पर उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। साथ ही साथ में उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीडी होनी चाहिए और एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स भी होने चाहिए अपराधियों के लिए। ठीक है।
फिर हम डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करेंगे, जैसे कि फिर हम डाटा लोकलाइजेशन को मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और घरेलू तकनीकी विकास यानी मेक इन इंडिया को आप मेंशन करो, साइबर डिफेंस फोर्स की बात करो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करनी है, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जागरूकता और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप साइबर स्मार्ट भारत को मेंशन करोगे, तो फिर यहाँ पे आप कैसे कंक्लूड करोगे कि देखो डिजिटल सीमाएं जो हैं वो दिखती नहीं हैं, अदृश्य होती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा जो है भौतिक सीमाओं जितनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो 2026 तक एक सुरक्षित डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को केवल रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव रणनीति अपनानी होगी। तकनीकी नवाचार और सख्त विधायी ढांचे का समन्वय ही भारत को एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में सुरक्षित कर सकता है। और ना आप लोग आंसर में कंक्लूजन्स लिखते हो, लेकिन आप ज़्यादातर विकसित भारत तक लिमिट मत रहा करो, अपने जो सोच का दायरा है उसको आप बढ़ाओ, ठीक है। अब क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है, अब जो भी मेंस जो भी लोगों ने दिया है 24 वाला भी किसी भी स्टेट का, तो विकसित भारत तो एक मतलब हर कोई लिख के आ रहा है कंक्लूजन में, तो कुछ उससे अलग कुछ नया, ठीक है। और भी विजन्स हैं इंडिया के, ठीक है, उसको उठाओ, उसको मेंशन करो। फिर सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज द मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस, यानी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हम बताओगे कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया जो है फेस कर रहा है चैलेंजेस ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट फ्रॉम वेरियस स्टेट एंड नॉन स्टेट एलिमेंट्स। तो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स रेफर टू एंटिटीज दैट रिसीव फॉर्मल सपोर्ट फ्रॉम सॉवरेन स्टेट टू कैरी आउट एनी डिजायर्ड एक्शंस, ठीक है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, वो एंटिटीज़ जिनको सपोर्ट मिलती है किसी सॉवरेन स्टेट से ताकि वो एक कोई भी एक्शन जो है उसको करें, ठीक है। और नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं उनको इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके पास एक कंसिडरेबल पावर होती है, लेकिन वो स्टेट सपोर्ट पे निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। ये स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो क्या हो गया एक्टर्स के, और देखो यहाँ पे अगर आपको इंट्रोडक्शन बताया जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है आपको उठा के ये आंसर्स में लिखना है या फिर आंसर में इसी तरीके से बड़े बड़े इंट्रोडक्शन लिखने हैं, ये आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। आपको इसी को थोड़ा सा क्रिस्प करके थोड़ा डाटा या कोई फैक्ट के साथ अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल देखो स्टेट एक्टर का, क्योंकि ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आएगा मिलिट्री हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई जैसे रॉ हो गया। वाइल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या आएगा, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये स्टेट एक्टर्स जो स्टेट होता है उसके परव्यू से बाहर आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने उसके बारे में बात की थी। फिर अब हम बताएंगे मेन बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी इन सेवरल वेज। अब जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स थे वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो कंट्रीज़ जो कि इंडिया के आसपास हैं, ठीक है, सराउंडिंग में, तो ये एक्टिव रही हैं एक्सप्लॉइट करने में और इंस्टेबिलिटी फैलाने में, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशली जैसे कि चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इवन भूटान नेपाल भी इन्वॉल्व रहता है। दूसरी बात पॉलिटिकल सपोर्ट के थ्रू, इकोनॉमिक एड के थ्रू, लॉजिस्टिक सपोर्ट के थ्रू, मिलिट्री ट्रेनिंग के थ्रू, आर्म्स सप्लाई के थ्रू, ये जो कंट्रीज़ होती हैं ना ये कंट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट वेज में जो वायलेंस जो है इस टाइम चल रहा है रीजन में उसको टैकल करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ में स्टेट जो होता है ना ये इंडिया के अगेंस्ट में वॉर भी छेड़ सकता है और इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी बहुत बड़ा थ्रेट पड़ता है। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं, ठीक है। तो
इन ग्रुप्स को सपोर्ट करके, जैसे इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ट्रेनिंग लॉजिस्टिक्स के थ्रू, इनका सपोर्ट करते हैं। फिर हाउएवर नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए भारत के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स कैसे कर रहे थे वो हमने देखा, ठीक है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या है, पहले तो इंसर्जेंसी हम देखते हैं, जैसे कि जो वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं एथनिक आइडेंटिटी पे बेस्ड, ठीक है, अभी भी नॉर्थ ईस्ट में वो कंटिन्यू है, ठीक है। और इससे कॉन्फ्लिक्ट हर थोड़े टाइम में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए चाइना जो है, ये इसको एक्यूज़ किया गया है कि ये इस तरह के एक्ट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो अल्फ़ा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है, तो ये चाइना ने इसको रिफ्यूज भी दिया था, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। फिर हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो पाकिस्तान हैज़ बीन अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म टू इंडिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, अभी भी थ्रेट बने हुए हैं ये लोग, ठीक है। फिर टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स जो होता है, ये अक्सर करके ना इनको जो रेडिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं ये सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और ये बट इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क होता है वो इतना अच्छा होता है, साथ ही साथ में इनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि इनका एक्सेस केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर मटेरियल तक इतना ज़्यादा सीमलेस होता है कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग ये सब इनके लिए बहुत कॉमन होता है और बहुत ईज़ होता है इनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये एक मेजर थ्रेट होते हैं इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए भी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसे ग्रुप्स का, सिर्फ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना नहीं होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लेकिन ये पूरे देश को डिस्टेबलाइज करते हैं, पूरी देश की फॉरेन पॉलिसी हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, ठीक है, और हारमनी भी एक तरह से डिस्टर्ब होती है। और ये अचीव करते हैं ये थ्रू स्पोरेडिक टेररिस्ट अटैक्स, ठीक है, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और टेरर और पैनिक फैलाकर। अभी भी आप इसमें एग्जांपल लिखो ना, फिर पहलगाम का भी एग्जांपल लो, और अभी हाल ही में जो यहाँ पे लाल किला के पास भी हुआ, ठीक है, सब आप मेंशन कर सकते हो। फिर नक्सलिज्म आ गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करो, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करनी है हमें, इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग जो है ये गोल्डन क्रेसेंट या फिर गोल्डन ट्राइंगल से होके निकलता है, ठीक है, इसको मेंशन करना है आपको, ठीक है। गोल्डन क्रेसेंट में पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, और ट्राइंगल में लाओस, म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक है। ये बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है, और वहाँ से वेस्टर्न जैसे पंजाब हो गया वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो देखो, ट्रैफिकिंग जो चिल्ड्रन की होती है और वुमेन वगैरह की होती है, ज़्यादातर देखो बांग्लादेश, नेपाल से एक मेजर रूट है। फिर काउंटरफीट करेंसी की मैं बात करूँ तो ये हॉलो कर देता है इकोनॉमी को, ठीक है, और ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो केसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, और टेरर फाइनेंसिंग में इनको मदद मिलती है। फिर इसमें आप कंक्लूजन क्या लिखोगे कि देखो, एक्सटर्नल एक्टर्स की बात करूं या फिर नॉन स्टेट फैक्टर्स की बात करूं, लेकिन ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट कर रही हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बॉर्डर को और साथ ही साथ में अपनी डिप्लोमेसी को भी स्ट्रॉन्ग करें, और हम वेरियस जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब उसमें कैसे हम इनसे टैकल करें, इनसे टैकल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ में एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वे फॉरवर्ड बता दिया, ठीक है, तो ऐसे आप इसको कंक्लूड करोगे। फिर अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब डिस्कस करो कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टू मनी लॉन्ड्रिंग। साथ ही साथ में डिस्क्राइब करो इन डिटेल कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, क्या क्या किया जा रहा है। तो हम पहले पढ़ेंगे इसको
कि देखो इसका इंट्रोडक्शन आपको इसी में से थोड़ा सा क्रिस्प और थोड़ा सा डाटा के साथ स्टार्ट करना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको डिफाइन किया जाता है एज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द इलीगल सोर्सेज ऑफ इलीगली अर्नड मनी एंड हाइडिंग द आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब हम इलीगल सोर्सेज को, जो कि इलीगल अर्न मनी होता है, उसको हम छुपाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है और हम कोशिश करते हैं वो जो इलीगली ऑब्टेन मनी है उसको लेजिटिमेट दिखाने की। ठीक है, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हम क्रिमिनल्स को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में उनके ऊपर कोई भी सस्पिशन नहीं होता है और अटेंशन ऑफ लॉ से भी वो परे रहते हैं। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मेन बॉडी पे आएंगे। तो देखो हमें पहले बताना है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित तरीक़ों से धन शोधन में योगदान करती हैं। कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो सबसे पहला देखो क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा। ठीक है, और अल्टरनेटिव फाइनेंस, जैसे कि जो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती है, तो ये एक सबसे बड़ा है पॉइंट है। फिर है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो होती है, ये आसान कर देती है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। फिर है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, ये एक बहुत बड़ा एक और ज़रिया बन जाता है। फिर हैकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब हो जाएगा। तो इसको यूज़ किया जाता है टू हाइड इलिसिट फंड्स अंडर आइडेंटिटीज दैट आर इम्पॉसिबल टू ट्रेस। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो पहले द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन द ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स अमंग द मल्टीपल जुरिसडिक्शन। ठीक है, इसमें बताना है कि जो मनी का इन्वेस्टमेंट होता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो इससे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होते हैं मल्टीपल जुरिसडिक्शन के। फिर टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि केमन आइलैंड हो गया, पनामा हो गया, इन्होंने अपने जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ऐसा रखा हुआ है कि जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो इवेजन फैसिलिटेट कर देती हैं, टैक्स इवेजन पॉसिबल हो जाता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हिंडर्स प्यूनिटिव एक्शन बाय अथॉरिटीज़। ठीक है, यानी कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट होता है कि प्यूनिटिव एक्शन अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय लागू किए गए हैं। अब ये हमें पढ़ना है। ठीक है, कि क्या क्या जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो सबसे पहले PMLA एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसने इस्टेब्लिश किया एक लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। और ये जो अधिनियम है ये धन संशोधन को संज्ञेय गैर जमानती अपराध, ठीक है, घोषित करता है। यानी कि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। फिर द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये एक्ट भी आपको याद रखना है, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976। साथ ही साथ में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसमें कोई भी अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है ये ड्रग ट्रैफिकिंग और इलिसिट ट्रेड जो नारकोटिक्स में हो रही है उससे प्राप्त होती है। फिर साथ ही साथ में इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है यानी FIU, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट करती है नेशनल इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के साथ और इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। फिर हम देखेंगे कि रेगुलेशंस हो गई, KYC नॉर्म्स हो गए, ये इशू किए जाते हैं पीरियोडिकली RBI के थ्रू। ठीक है, इसीलिए किया जाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीज़ें को टैकल किया जा सके। फिर हम वियना कन्वेंशन की बात करेंगे कि वियना कन्वेंशन के अंदर मैंडेटरी होता है सिग्नेटरी कंट्रीज़ के लिए कि जो लॉन्ड्रिंग होती है मनी की उसको क्रिमिनलाइज किया जाए जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग से आ रही है। फिर FATF की बात करेंगे यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1989 में इसका गठन होता है और ये प्रमोट करती है कि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स जो हैं ये इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इसका हो ग्लोबल लेवल पर।
फिर OECD में इनकी वेरियस लिस्ट को भी आप बता सकते हो, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट एक्सेट्रा। फिर OECD जो फोरम है इसने अडॉप्ट किया एक एग्रीमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, और ये सपोर्ट करते हैं अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, ठीक है। तो इसकी बात करोगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करना है कि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक सीरियस ग्लोबल थ्रेट होता है जो रिक्वायर करता है कि कंसर्टेड ग्लोबल एफर्ट जो है, ये इस ग्लोबल एफर्ट चाहिए इसको कॉम्बैट करने के लिए इफ़ेक्टिवली। फिर साथ ही साथ में एक कोऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए हमको, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल स्टेक होल्डर्स के बीच में, और डाटा शेयरिंग मैकेनिज़्म को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और साथ में काम करके इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टाइज शेयर करके हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 4 है हमारा कि भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वामपंथी उग्रवाद यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एलिमिनेट कर दिया जाएगा 2026 तक, ठीक है। आप जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको ये बताना है क्या है, और इससे लोग कैसे प्रभावित होते हैं ये भी बताना है, और लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, उपाय भी बताने हैं। तो 3 चीज़ें आपसे पूछी हैं इसमें। फिर सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि देखो, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डाटा है वो शो करता है कि 85% जो है डिक्लाइन हुआ है वायलेंस में, ठीक है, जो कि लोकल एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे 2010 से। साथ ही साथ में नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये कम हो गए हैं, 126 ज़िले से अब 38 ज़िले हो चुके हैं, ठीक है। ये बताता है कि गवर्नमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच ने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद हम मेन बॉडी पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो वामपंथी उग्रवाद को समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बताएंगे कि देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है रेफ़र करते हैं हम किसको, वायलेंट इंसर्जेंसी, ठीक है, जो कि माओइस्ट ग्रुप होता है वो करते हैं ताकि स्टेट की पावर को उखाड़ फेंकने के लिए, किसके थ्रू, आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू, और सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो होते हैं ट्राइबल एरियाज़ में उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर हम इसके इम्पैक्ट बताएंगे कि देखो, जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ये किस तरीके से इसने लोगों को इफ़ेक्ट किया है। सबसे पहले सिक्योरिटी और ह्यूमन कॉस्ट की बात करेंगे कि देखो 2024 में 374 इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से 150 कैजुअलिटीज़ होती हैं, जिसमें सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल दोनों शामिल हैं। आप 2023 का दंतेवाड़ा ब्लास्ट की बात कर सकते हो जिसमें 10 सिक्योरिटी पर्सनल मरे। साथ ही साथ में डिस्प्लेसमेंट, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक तरह से मार्जिनलाइज सेक्शन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। क्रॉस फायर्स होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट के बीच में। फिर हम बताएंगे कि जो ट्राइबल यूथ है इसका रिक्रूटमेंट जो है ये कोएर्जन से किया जाता है, फोर्सफुली किया जाता है, और थोड़ा थोड़ा रेडिकलाइजेशन भी कर दिया जाता है। फिर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इन पे भी अटैक करते हैं ये लोग। फिर डेवलपमेंट ऑब्स्टिकल्स की बात करेंगे हम कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो देखो, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, माइनिंग ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्शंस, इसमें दिक्कत आती है। साथ ही साथ में एक्सेस टू एजुकेशन होती, लिमिट हो गई है वो 40% पे स्कूल लेवल पर, और इससे क्या होता है कि वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में तो बंद ही हो जाता है ये सर्विसेज। साथ ही साथ में हेल्थ सर्विसेज और मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, और जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं इलीगल ट्रेड नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए, ठीक है, ये भी ठीक से काम नहीं कर पाते। फिर अब हम कुछ इनिशिएटिव्स की बात करेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव हैं इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम जब लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात करेंगे तो हम समाधान स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समाधान स्ट्रैटेजी। फिर हम कोबरा फोर्स, ठीक है, फिर फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस, और इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, ठीक है, इन चारों की बात करनी है। तो समाधान स्ट्रैटेजी में क्या होगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इन्वॉल्विंग द इफेक्टिव लीडरशिप, एग्रेसिव कैंपेन्स और एक्शनेबल इंटेलिजेंस। कोबरा फोर्स, इसमें क्या है कि 10 स्पेशलाइज्ड बटालियंस होते हैं जिनको जंगल वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो ये कोबरा फोर्स भी उससे टैकल करने में अच्छे साबित होते हैं।
और ये एक आंध्र प्रदेश का सक्सेसफुल एंटी माओ स्ट्रेटजी है, उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। फिर फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन में क्या होगा कि किलेबंद पुलिस स्टेशन में देखो 400 से अधिक किलेबंद चौकियों की स्थापना की जाएगी। और ये आईईडी इक्विपमेंट, एंटी आईईडी इक्विपमेंट, यूएवी वगैरह, मॉडर्न वेपनरी इससे लैस होंगे प्रॉपर, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन में हम बात करेंगे कि जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग हम करें, है ना, मल्टी एजेंसी सेंटर्स के थ्रू, और ऑपरेशन ऑक्टोपस को मेंशन करो। साथ ही साथ में माओवादी जो ठिकाने हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी में आप ड्रोन्स हो गया, सैटेलाइट मैपिंग हो गया, जीपीएस ट्रैकिंग हो गया, इनकी बात करोगे। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में धरती अब्बा ट्राइबल विलेज अपलिफ्टमेंट कैंपेन, इसमें है ब्रिजिंग क्रिटिकल गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और एजुकेशन और लाइवलीहुड जो है ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो धरती अब्बा ट्राइबल विलेज अपलिफ्टमेंट कैंपेन, साथ ही साथ में किस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी पे। जैसे कि 17,000 किलोमीटर रोड जो है हमने ये अचीव कर लिया है इसका कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ स्कीम के अंदर में, साथ ही साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 7,768 मोबाइल टावर इंस्टॉल किए जाएंगे। ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंस्टॉल हो चुके हैं। फिर हम स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की बात करेंगे। 3,563 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं 90 डिस्ट्रिक्ट में। ये रिहेबिलिटेशन मेजर्स चल रहा है, जैसे सरेंडर पॉलिसी हो गई, ठीक है। अगर सरेंडर कर देंगे जो माओइस्ट हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी और स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, हेल्थ कैंप्स एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। कंक्लूजन, द गवर्नमेंट्स ड्यूअल अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट हैज़ yielded significant results with the continued implementation of aspirational district program and improvements in tribal welfare schemes, ठीक है। तो ये क्या है कि देखो सरकार जो है इसका सुरक्षा और विकास के दोहरे यानी कि ड्यूअल अप्रोच है उसका, ठीक है। तो उससे हमें एक कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को हम मेंशन करेंगे कि इसका जो निरंतर कार्यान्वयन हो रहा है और जनजातीय कल्याण जो योजनाएं हैं उसमें सुधार के साथ, तो 2026 तक हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऐसा अपीयर भी हो रहा है कि ये फिजिबली अचीव भी हो सकता है। तो ये आपको कंक्लूड इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। ये आपका बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है।